जय हिंद विद्यार्थियों। लास्ट लेक्चर में हमने साइंस की सीरीज में हीलियम 3 के बारे में पढ़ा था। साइंस की सीरीज का दूसरा पार्ट आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने। ये है एंगल ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ व्यू और एंगल ऑफ व्यू। इन दोनों के विषय में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परीक्षा में इससे सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो पहले आप जानें कि आखिर फील्ड ऑफ व्यू और एंगल ऑफ व्यू क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आंख की क्या विशेषता होती है कि अगर आंख के पास कोई वस्तु रख दी जाए तो हमें पीछे की चीजें दिखाई नहीं देती। पास में रखी हुई वस्तु का एंगल ऑफ व्यू ज्यादा होता है। जैसे कि ये कोई पेन है, आंख के पास रखा हुआ है। इस पेन का एंगल ऑफ व्यू जब आप बनाएंगे ये पीले कलर का, तो इसके दोनों सिरों से होकर आने वाली प्रकाश किरण जो हमारी आंख पर पहुंचेगी, वो जितना कोण बनाएगी उसे कहेंगे इस पेन का एंगल ऑफ व्यू आंख पर। इसी प्रकार ये हरे कलर का पेन है, साइज वही है, सभी पेन एक ही साइज के हैं। हरे कलर का पेन को मैंने थोड़ा सा आगे रख दिया, दूरी पर रख दिया, उसके दोनों सिरों से आने वाली प्रकाश किरणों के बीच में बने वाले कोण को एंगल ऑफ व्यू इस पेन का कहेंगे। इसी प्रकार उसी साइज का लाल रंग का पेन है, उसका एंगल ऑफ व्यू, आगे चलकर एक और पेन रखा ब्लू कलर का, उसका एंगल ऑफ व्यू। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे वस्तु हमारी आंख से दूर जाती है उसका एंगल ऑफ व्यू छोटा होता चला जाता है। हमारी आंख पर उस वस्तु के कारण बनने वाला जो कोण है वो छोटा होता चला जाता है, यानी वस्तु दूर जाएगी, एंगल ऑफ व्यू कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात आती है फील्ड ऑफ व्यू। हमारी आंख का फील्ड ऑफ व्यू दूर अगर आप देखोगे तो दूर की चीजों को देखने के लिए हमारी आंखें क्या कर सकती हैं? हमारी आंखें दूर बहुत बड़े एरिया को देख सकती हैं और उतने बड़े एरिया में कई चीजें दिखाई दे जाती हैं। और जैसे जैसे हम पास में आते हैं तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू कम होता चला जाता है। दूर का देखने पर फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता चला जाता है। तो ये फील्ड ऑफ व्यू मतलब कितने फील्ड को आंखें देख पा रही हैं, वो फील्ड ऑफ व्यू है। और कितने कम को देख पा रही हैं, वो कम फील्ड ऑफ व्यू है। तो फील्ड ऑफ व्यू मतलब हमारी आंखों द्वारा देखा गया फील्ड। तो अगर सपोज कल्पना करो कि हमारी आंखें केवल इतने ही भाग तक देख पा रही हैं, तो हमारी आंखों का फील्ड इतना हो गया। और इस फील्ड के द्वारा बना हुआ कोण जो होगा आंखों पर, वो यहां बनेगा, उसे एंगल ऑफ व्यू कहेंगे। तो फील्ड ऑफ व्यू, दूर देखने पर फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता चला जाता है। और हम जानते हैं हमारी आंख की फोकस क्षमता अनंत होती है, इसलिए हम अनंत दूरी तक भी देख पाते हैं। इसीलिए दूर का फील्ड ऑफ व्यू हमेशा ज्यादा होता है, पास का कम होता है। लेकिन विभेदन क्षमता पास की ज्यादा होती है, दूर की कम होती है। रिजोल्यूशन पावर, जैसा कि आप समझते हो, तो पास से कोई वस्तु हम ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं तो वो हमारा रिजोल्यूशन पावर है, जबकि दूर की चीजों को उतना अच्छे से नहीं देख पाते तो रिजोल्यूशन पावर कम हो जाता है। तो ये सब कुछ निर्भर करता है लेंस की फोकस दूरी पर और लेंस से दूर रखी हुई वस्तु पर। इन दोनों चीजों पर ये चीज, दोनों बातें डिपेंड करती हैं। हमारी आंख में भी लेंस है, कैमरे में भी लेंस होता है। जब कैमरे से दूर की फोटो ली जाती है तो धुंधली दिखाई देती है, जबकि पास की फोटो बहुत स्पष्ट होती है। लेंस का भी फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड करता है कि कितना है। विद्यार्थियों, अगर फोकस दूरी ज्यादा है लेंस की, इसका मतलब उसकी क्षमता कम है। और फोकस दूरी कम है, इसका मतलब उसकी क्षमता ज्यादा है। क्षमता जितनी ज्यादा होगी, रिजोल्यूशन पावर उतना ही ज्यादा होगा लेंस का। इन सब पर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये एक सामान्य गणित था। आगे कुछ मैं चीजें आपको समझाऊं उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है विद्यार्थियों कि एंगल होता कितना है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। हम जानते हैं अगर पूरा एक सर्कल बनाऊं मैं, तो इस सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। इसको सेंटर से 360 भागों में बांट दो ऐसे करके, तो एक भाग 1 डिग्री कहलाएगा। ऐसे करके आपको 360 भागों में इसको बांटना पड़ेगा। अब चूंकि 360 भागों में नहीं बांट सकते अपन, छोटा सर्कल है, बनाने में दिक्कत जाएगी, इसलिए मैंने एक आइडिया दिया आपको कि ऐसे ऐसे भाग बनाइए इसमें 360, तब 2 भागों के बीच की दूरी 1 डिग्री कहलाएगी। और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, यानी उस 1 डिग्री को और 60 भागों में बांटोगे तो मिनट आएगा। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 1 मिनट को और 60 भागों में बांटोगे तो 60 सेकंड आएंगे। इसीलिए 1 डिग्री में कुल सेकंड की संख्या कितनी होती है?
60/60 अर्थात 3600। 1 डिग्री में 3600 मिनट, 3600 सेकंड होते हैं विद्यार्थियों। 1 डिग्री में 3600 सेकंड, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 1 डिग्री बराबर 3600 सेकंड होते हैं। ये वाला सेकंड मिनट ये एंगल के लिए है, जबकि घड़ी के सेकंड और मिनट वो घड़ी के लिए हैं। वो उनसे इसका लेना देना नहीं है, यद्यपि बोलने में एक जैसे होते हैं। अब बात करते हैं हम कि हमारी आंख का एंगल ऑफ व्यू कितना होता है। अगर विद्यार्थियों आप एक आंख को बंद कर लें तो आप पाएंगे कि आपकी एक आंख से, हाथ से बंद मत कीजिए, आप एक आंख को इस तरह से बंद कीजिए और बाकी जो खुली हुई आंख है उससे आप एक बार जज कीजिए कि आपकी आंख कहां तक देख पा रही है। इधर ठीक यहां तक देख पा रही है और इधर हम देखेंगे नाक के पास तक देख पा रही है। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल लगभग 135 डिग्री का होता है विद्यार्थियों। 135 डिग्री हमारी एक आंख का एंगल ऑफ व्यू, ये हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ व्यू है। हॉरिजॉन्टली हम 135 डिग्री देख सकते हैं एक आंख से। अगर दोनों आंखों को खोल लिया जाए तो हमारी दोनों आंखें, एक आंख इधर यहां तक देख रही है, दूसरी आंख इधर तक देख रही है, ये 180 से ज्यादा देखती है। लगभग 210 डिग्री का एंगल ऑफ व्यू बनता है दोनों आंखों से। ये हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ व्यू है। तो एक आंख का एंगल ऑफ व्यू 135 डिग्री और दो आंखों का एंगल ऑफ व्यू लगभग 210 डिग्री का होता है। ठीक इसी प्रकार हमारी आंख ऊपर और नीचे, यानी वर्टिकल एंगल ऑफ व्यू की बात करें तो एक आंख जितना ऊपर देखती है उतना और नीचे देखती है, दोनों आंखों को खोलोगे तो भी ऊपर और नीचे की दूरी बराबर होगी, एंगल ऑफ व्यू दोनों का बराबर होगा। तो एक आंख हो या दो आंख हो, दोनों का एंगल ऑफ व्यू बराबर होता है। ये कितना होता है? 150 डिग्री। विद्यार्थियों, दोनों आंखों का एंगल ऑफ व्यू, वर्टिकल एंगल ऑफ व्यू, चाहे एक आंख का हो या दोनों आंखों का हो, ये ऊपर हमारी भौं तक और नीचे हमारी ठोड़ी तक, चिन तक, यहां तक ही हम देख पाते हैं। इतने भाग को ये 150 डिग्री का होता है। ये कहलाता है वर्टिकल एंगल ऑफ व्यू। तो वर्टिकल एंगल ऑफ व्यू और हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ व्यू, दो प्रकार के एंगल ऑफ व्यू होते हैं। इंसान को दोनों आंखें सामने दी हुई हैं, इसीलिए एंगल ऑफ व्यू छोटा है, दोनों आंखों का 210 डिग्री है। दोनों आंखों की क्या जरूरत है? एक आंख से भी तो हम देख सकते हैं विद्यार्थियों। अंतर है, अंतर यह है कि दोनों आंखों से हमें 3D इमेज दिखाई देती है, जबकि सिंगल आंख से 2D इमेज देखते हैं हम, इसीलिए हम गहराई का पता नहीं चला लगा पाते। कभी सिंगल आंख से आप गहराई पर देखने की कोशिश करेंगे तो आप गहराई का सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे, और दोनों आंखों से गहराई को देखोगे तो तभी आप गहराई को समझ पाओगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक आंख का विजन और दो आंख के विजन में क्या अंतर होता है। तो एक आंख का विजन 2D इमेज दिखाता है, जबकि दोनों आंखों का विजन 3D इमेज दिखाता है। इसलिए गहराई का अंदाजा लगाना, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ये 3D हो गया। 3D माना 3 साइड, लंबाई भी, चौड़ाई भी और गहराई भी, तो इसको 3D कहते हैं। तो 3D विजन के लिए दोनों आंखों का खुला होना जरूरी है, वरना एक आंख से आप 2D इमेज ही देख पाओगे। तो ये आंखों की क्षमताएं हैं अलग अलग देखने की। क्या सभी में ये क्षमताएं होती हैं, सभी प्राणियों में? तो नहीं विद्यार्थियों, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। जैसे पक्षियों को आप कभी ध्यान से देखिएगा, पक्षियों की क्या दोनों आंखें सामने होती हैं? नहीं, एक आंख यहां और एक आंख यहां। तो जब दोनों आंखों से पक्षी देखते हैं तो उन्हें स्पष्ट दिखाई दे। कैसे दिखाई देगा? पक्षियों के साथ भगवान ने एक अन्याय किया है छोटा सा, वो ये कि उनके कान केवल और केवल होल जैसे हैं, उनको कान अलग से दिए नहीं है। कान अलग से न दिए जाने के कारण ये इस तरह के कान नहीं दिए, केवल होल दिए, जिससे उनकी श्रवण क्षमता कम होती है। तो पक्षियों की श्रवण क्षमता कम होने के कारण उन्हें अटेंटिव ज्यादा रहना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे वो बार बार गर्दन इस तरह से हिलाते हैं। खासतौर से कभी कबूतर को देखिएगा आप, वो गर्दन स्थिर नहीं रखता, हमेशा ऐसे ऐसे हिलाता रहता है। गर्दन हिलाने का कारण क्या है कि वो हमेशा अटेंटिव रहना चाहता है। और पक्षियों को एक सुविधा और दी है कि वो गर्दन को बहुत ज्यादा मोड़ सकते हैं, हम नहीं मोड़ सकते। हमारी गर्दन 180 डिग्री से ज्यादा टर्न नहीं कर सकती, लेकिन पक्षियों की गर्दन, जैसे कबूतर 360 डिग्री पर पूरी घुमा देता है गर्दन को, वो अपनी गर्दन को पूरा ऐसा घुमा के वापस ले आता है। ये कबूतर में क्षमता है। और भी पक्षी हैं, उनमें भी मैक्सिमम क्षमताएं होती हैं इसी तरह गर्दन को घुमाने की। लेकिन अगर बात आए कि एंगल ऑफ व्यू सबसे ज्यादा किसका, तो विद्यार्थियों वो है गिरगिट। गिरगिट का एंगल ऑफ व्यू 360 होता है। एक आंख इधर होती है, एक आंख इधर होती है।
इस आंख से भी 180 देखता है और इस आंख से भी 180 देखता है। यही कारण है कि गिरगिट के पास आप जाएं, आपको जरूर ऐसा लगेगा कि वो हमको नहीं देख रहा है, लेकिन उसके पास जाओगे फट से भग जाएगा, उसको एहसास हो जाएगा मेरे पीछे कोई आ गया, क्योंकि वो पीछे तक देख सकता है। तो गिरगिट का एंगल ऑफ व्यू कितना होता है? 360। ठीक इसी प्रकार कबूतर का एंगल ऑफ व्यू 360 होता है। कबूतर 360 गर्दन घुमा सकता है, एंगल ऑफ व्यू 360 नहीं होता विद्यार्थियों, क्षमा कीजिएगा। तो वो गर्दन 360 घुमा सकता है क्योंकि उसके पास एंगल ऑफ व्यू इतना बड़ा नहीं है। और गिरगिट के पास एंगल ऑफ व्यू 360, उसे गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं है। वो एक जगह एक टकटकी लगा के देख रहा है सामने, लेकिन वो उसी समय पीछे भी देख रहा है, इसीलिए उसका एंगल ऑफ व्यू 360 होता है। कभी आप ध्यान दीजिएगा कि जंगली जानवर जितने होते हैं, इनकी आंखें भी एक इधर और एक इधर होती हैं, इनकी आंखें सामने नहीं होती। इसीलिए होती है क्योंकि इन्हें भी बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। जंगल राज तो आप समझते ही हो, कब कौन हमला कर दे कह नहीं सकते। इसीलिए इनको भी भगवान ने एक क्षमता दी है कि अपनी इस आंख से ये इधर देख सकते हैं और इस आंख से इधर देख सकते हैं। इनका व्यू 360 तो नहीं होता, इनका व्यू 300 डिग्री तक होता है। एक आंख से 150 और दूसरी आंख से 150, इस तरह से ये लगभग 300 डिग्री तक देख पाते हैं। ये इनकी क्षमताएं हैं। जंगली जानवरों को भगवान ने इसीलिए उनकी आंखें दोनों साइड बनाई हैं, इधर भी और इधर भी। और मानव की दोनों आंखें ठीक सामने रखी हैं क्योंकि मानव बहुत तेज है। अगर मानव को ऐसा कर दिया गया होता तो प्रॉब्लम कहां आती विद्यार्थियों? प्रॉब्लम ये आती कि मानव को चूंकि चतुर बनाया तो इंसान 3D देखना चाहता है, जानवर 3D नहीं देख पाता, जानवर 2D ही देखता है क्योंकि उसकी आंखें दोनों एक साथ आती ही नहीं है। वो दोनों आंखें उसको एक साथ न मिलने के कारण एक इधर है एक इधर है, तो वो 3D का सही अनुमान नहीं लगा पाता। लेकिन इंसान को तो 3D अप्रोच दी है, तो इसीलिए इंसान 3D अप्रोच देख पाए, इसलिए दोनों आंखें सामने दी हैं ताकि दोनों का व्यू एक दूसरे पर ओवरलेप होके 3D इमेज देख सके। अगर इंसान को भगवान ने पीछे आंखें दे दी होती तो क्या होता विद्यार्थियों, या साइड में आंखें दे दी होती तो क्या होता? इंसान बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में आ जाता, वो पीछे का भी देखता आगे का भी देखता। लेकिन इंसान को भगवान ने दूसरे सेंस ऑफ ऑर्गन बहुत तेज दिए हैं, इसलिए उसे पीछे आंखों की जरूरत नहीं है, वो आगे की आंखों से ही काम चला लेता है और गर्दन को 180 डिग्री घुमा के अन्य सेंस ऑफ ऑर्गन से वो पीछे के खतरे को भी भांप जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों अलग अलग चीजों में, अलग अलग प्राणियों में अलग अलग एंगल ऑफ व्यू सभी को दिया गया है, सभी की आंखों में कुछ ना कुछ विशेषताएं बनाई गई हैं। अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, वो ये है कि कभी आपने ध्यान दिया, सूर्य को आप देखते हो, सूर्य का एंगल ऑफ व्यू कितना है? सूर्य जहां उगता है वहां से आपकी आंख पर जो कोण बनता है विद्यार्थियों, वो कोण है 32 मिनट का। 32 मिनट का एंगल ऑफ व्यू सन का है। एंगल ऑफ व्यू सन के लिए एंगल ऑफ व्यू है ये, एंगल ऑफ व्यू ऑफ सन। और ये एंगल ऑफ व्यू मून के लिए है 31 मिनट। तो ये विद्यार्थियों 32 मिनट मतलब आधा डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, 31 मिनट ये भी आधा डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है। तो दोनों कैसे बनेंगे? सपोज ये सामने आपका सन है और आप यहां से खड़े खड़े देख रहे हैं, आपकी आंखें यहां से निहार रही हैं, इस जगह से, इस जगह से आप उगते हुए सूर्य को देख रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में। तो उगते हुए सूर्य द्वारा आपकी आंखों पर बना कोण ये एंगल जो बनेगा विद्यार्थियों, ये कहलाएगा सूर्य द्वारा आपकी आंख पर बना एंगल ऑफ व्यू। तो ये एंगल ऑफ व्यू है, यानी दृष्टिकोण कहते हैं हिंदी में इसको। तो ये दृष्टिकोण बनेगा सूर्य का। यही दृष्टिकोण कितना है? 32 मिनट का, यानी 1 डिग्री का लगभग आधा। तो अगर बाय द वे एक चीज और आप देखेंगे कि उगता सूरज हमेशा बड़ा दिखाई देता है, उगता या डूबता सूरज बड़ा दिखाई देता है, जबकि जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता है क्षितिज से, हॉरिजॉन्टल से ऊपर आता है, वैसे वैसे सूर्य का साइज छोटा होता जाता है और दिन के 12 बजे का सूर्य सबसे छोटा होता है। इसके बाद फिर सूर्य का आकार बढ़ने लगता है और अस्त होते होते सबसे बड़ा हो जाता है। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? सूर्य का आकार बढ़ता है या घटता है? नहीं, ये हमारा दृष्टि भ्रम है, दृष्टि भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी ग्राउंड में खड़े हो जाइए और ग्राउंड के बीचों बीच एक सीनरी को लटका दिया जाए।
आपको अच्छे से पता है, जब आप सीनरी को देखोगे तो उसके पीछे आपको पता है काफी दूरी तक कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है, और सीनरी बीच में लटकी हुई है। सीनरी आपको छोटी दिखाई देगी। और वही सीनरी अगर उसी जगह पर दीवार हो और दीवार पर लटका दी जाए तो बड़ी दिखाई देगी। तो होता यह है कि उगते और डूबते समय हमें ऐसा लगता है कि सूर्य क्षितिज से नीचे जा रहा है, जस्ट उसी के पीछे दीवार है आसमान की, और आसमान पर टंगी हुई एक सीनरी जैसा दिखाई देता है। यानी जस्ट उसके पीछे हम क्या एहसास कर लेते हैं कि आसमान का पीछे दीवार है, जस्ट पीछे लगी हुई है, और उस आसमान की दीवार पर सूर्य अस्त हो रहा है या उसी पर टंगा हुआ है, इसलिए हमें सूर्य बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम दिन में देखते हैं सूर्य को, तो हमें पता है सूर्य बीच में है और ऊपर बहुत बड़ा स्पेस है, इसलिए सूर्य हमें लटका हुआ दिखाई देता है, बीच में लटका हुआ है, इसलिए उसका साइज हमें छोटा दिखाई देता है। ये केवल दृष्टिभ्रम है, वरना सूर्य का एंगल ऑफ व्यू लगभग 32 मिनट का हर जगह होता है, चाहे उगते डूबते समय हो अथवा दोपहर 12 बजे हो, हर समय वही होता है। अब इस आधार पर आपसे अगर ये पूछा जाए कि सूर्य के ऊपर सूर्य अगर हम रखते चले जाएं, एक सूर्य, ये जैसे ही क्षितिज से पूरा सूर्य निकल आया बाहर, कल्पना करो इसी के ऊपर दूसरा सूर्य रख दिया जाए, सूर्य वही है, बस उसी को ऊपर रखते चले जा रहे हैं हम, तो पूरे हॉरिजॉन्टल सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक ऐसे कितने सूर्य देखे जा सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। सूर्य उगने से लेकर सूर्य अस्त तक कितने सूर्य देखे जा सकते हैं, या सूर्य अपने ही बराबर आकार कितने बार आकार लेगा पूर्ण रूप से दिखने के लिए? उगने से लेकर डूबने तक सूर्य का पूर्ण आकार अगर आपको दिखाई दे तो यहां पर पूर्ण था, इसके बाद यहां पूर्ण हो गया, फिर यहां पूर्ण हो गया, ऐसे करके एक के ऊपर एक रखते जाना है, तो कितने दिखाई देंगे विद्यार्थियों? बहुत आसान है कैलकुलेशन। हम जानते हैं यहां से लेके यहां तक सूर्य कितना एंगल घूमेगा? 180 डिग्री, बशर्ते आपके सर के ऊपर से गुजरे, तो 180 डिग्री का पूरा एंगल बनाएगा। और 180 डिग्री में विद्यार्थियों, अगर मैं 180 डिग्री की बात कर रहा हूं तो 180 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? इसमें मैं 60 से गुणा कर दूंगा, इतने मिनट होते हैं, ये टोटल मिनट हो गए। और हम जानते हैं सूर्य का एंगल ऑफ व्यू है 32 मिनट, तो 32 से भाग दे दीजिए आप, 32 से भाग देंगे तो आपको यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। कितनी? 337 सूर्य। तो परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आए कि उगने से सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक अगर सूर्य के ऊपर सूर्य रखे जाएं तो कुल मिला के पूरे पाथ में, अर्धचंद्र के पाथ में कितने सूर्य देखे जा सकते हैं? तो आप कहेंगे कंप्लीट 337 सूर्य देखे जा सकते हैं उगने से लेकर अस्त होने तक। लेकिन यह कंडीशन तभी सत्य है जब सपोज करें कि आप कर्क रेखा पर हैं, मैं मध्य प्रदेश में भोपाल में हूं, कर्क रेखा पर हूं, और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, तो 21 जून को सूर्य मेरे सर के ऊपर से होकर जाएगा, तब 337 सूर्य देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य मकर रेखा पर हो तो सूर्य सर से होकर न जाकर तिरछा निकलेगा, क्षितिज से निकलेगा और तिरछा निकलकर अस्त हो जाएगा, तब 337 से कम सूर्य देखे जाएंगे, क्योंकि पाथ उतना बड़ा हमको नहीं प्राप्त होगा, तब एंगल जो है इतना बड़ा नहीं बनने वाला। इसी कारण से वो एक आर्क बनेगा, वो एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, आर्क बनेगा। नतीजा ये होगा पाथ की लंबाई कम होगी, क्योंकि तिरछा जब उगेगा तो तिरछा आर्च बनेगा। इस क्यों होगी उसकी लंबाई कम होगी? क्योंकि हम जानते हैं सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं, तो दिन छोटे इसीलिए होते हैं क्योंकि सूर्य कम समय के लिए आता है, तो उगने से लेकर डूबने तक 10 घंटे का समय लगता है, 10 घंटे में पूरा काम हो जाता है, इसलिए पाथ छोटा हो जाता है, तो सूर्यों की संख्या कम हो जाएगी। अगर हम 21 जून की ही बात करें, यानी कर्क रेखा पर जब सूर्य है, तो उस समय अगर रात को चंद्रमा उगता है, तो कल्पना करें विद्यार्थियों कि चंद्रमा जब रात को उगता है, जरूरी नहीं है वो उस दिन उगे, चंद्रमा का उगना, निकलना और अस्त होना ये अलग तरीके से होता है, तो वो भी इसी तरह से जब चंद्रमा की बात हम करते हैं उगने से लेकर अस्त होने तक, तो रात का समय है, उस समय क्या चंद्रमा, कितने चंद्रमा देखे जा सकते हैं एक के ऊपर एक रखकर? क्योंकि चंद्रमा का एंगल ऑफ व्यू 31 मिनट का होता है, तो आप 31 से भाग दोगे, 180 गुणा 60 बटे 31, तो आपको मिलेंगे लगभग 350 मून। क्योंकि चंद्रमा कभी पास तो कभी दूर होता है, इसलिए एंगल ऑफ व्यू में परिवर्तन आता है, और ये 30.5 से लेके
31 डिग्री तक का परिवर्तन देखा जा सकता है, या 30 से 31 तक का परिवर्तन हो सकता है। उपभू अपभू की स्थिति में, मीन्स पेरिजी और अपोजी की स्थिति में 30 डिग्री से 31 डिग्री का फर्क होता है। इसीलिए ये अंतर जो आप देख रहे हैं, ये अगर 31 डिग्री पर है तो विद्यार्थियों 354 मून हो जाएंगे, और अगर यही चीज कम है तो 31 डिग्री पर है तो 348 मून होंगे, और अगर यही कम हो जाए तो मून की संख्या बढ़ जाएगी। 30 डिग्री रहेगा, 30 मिनट रहेगा तो मून की संख्या 360 हो जाएगी, क्योंकि 180 डिग्री में अगर आधा डिग्री का भाग दिया जाए तो 360 आ जाएगा। तो इस तरह से मून की संख्या और सूर्य की संख्या, इन संख्याओं में परिवर्तन होता है, और लगातार इतने मून या सन आप एक साथ एक बार में सुबह से लेकर शाम तक, अथवा चंद्रमा का उदय होने से लेकर अस्त होने तक, रात भर में एक बार में आप लगभग 350 चंद्रमा देख सकते हो, एक के ऊपर एक रखकर। और दिन भर में सूर्य की बात करें तो 21 जून को जब सूर्य आपके सर से गुजरेगा तो 337 सूर्य आप देख सकते हो। यही 337 सूर्य मकर रेखा पर रहने वाला व्यक्ति 22 दिसंबर को देख पाएगा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होगा तो वहां रहने वाले व्यक्ति को 337 सूर्य के दर्शन हो जाएंगे, एक के ऊपर एक रखकर। मतलब सूर्य की 337 स्थितियों में सूर्य एक के ऊपर एक आते हुए अस्त होगा। तो मकर रेखा वाला 22 दिसंबर को 337 सूर्य देख पाएगा, जबकि कर्क रेखा वाला 21 जून को यह स्थिति उसको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने एंगल ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ व्यू दोनों के बारे में आपको समझाने की कोशिश की। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। विद्यार्थियों, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, और यदि कोई सुझाव है तो पूछिए, और अगर यदि कोई आपके डाउट्स हैं तो वो भी आप पूछिए, हम आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। साइंस सीरीज में, ये सुपर साइंस सीरीज है, इसमें मैं आज दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। पिछला लेक्चर हीलियम 3 पर था, आप वो भी देखिए। विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो किसी न किसी रूप में परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, और साइंस का ज्ञान होने से आपके ज्ञान चक्षु भी खुलते हैं। तो अगले बार मैं फिर कोई नई सीरीज में, इसी सीरीज में नया पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।